हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक रियल केस का एग्जांपल बताने वाला हूं। दोस्तों पहले भी मैं आपको बहुत सारे वीडियोज में समझाता रहा हूं कि आपके केसेज में आपके पेपर्स की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। आपका पेपर कहाँ स्टैंड करता है, कितना मजबूत है या फिर कितना वीक है, इस बात पे बहुत फर्क पड़ता है। वर्बली आप बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन आपके पेपर आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट नहीं करते। आपके पेपर में बहुत छोटी सी मिस्टेक भी हो जाए तो आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसे एक मामला है, ये मामला मेंटेनेंस का था अंडर डीवी एक्ट। इस मामले में हस्बैंड के हैंड से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई और इस मिस्टेक की वजह से उसका जो मेंटेनेंस है वो उतना बन गया जितनी उसकी सैलरी थी। और जो मिस्टेक इसने करी वो अमूमन बहुत सारे लोग करते हैं। यदि कोर्ट उसको पकड़ लेगी तो ऐसा डिसीजन किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं आपको इस मामले के पूरे तथ्य और परिस्थितियां बताऊंगा। आखिरी तक वीडियो में बने रहेगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव लीगल वीडियोस की जानकारी निरंतर और सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों ये जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनकी मेरे साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है। इवन ये लोग मेरे पास देहरादून में भी विजिट किए हैं। अब बात यह थी कि जो इनका केस चल रहा था वो राजस्थान में चल रहा था, और इस केस के दौरान अगर ये एक सिंगल पेपर भी कोर्ट में सबमिट करते थे तो पहले ही मेरे को दिखाते थे कि सर ये हमारा पेपर है, इसको हम सबमिट कर रहे हैं, एक बार आप भी अपना व्यू इस पर रख दीजिए या कुछ मॉडिफिकेशन हो तो वो देख लीजिए। उसको रिव्यू होने के बाद ही हर एक पेपर कोर्ट में सबमिट हुआ। लेकिन दोस्तों जब रजनेश वर्सेस नेहा का एफिडेविट सबमिट होना था, उस समय पे वो एफिडेविट बहुत ही जल्दी में सबमिट कर दिया गया और वो एफिडेविट मेरे पास आया भी नहीं था। और ये जो मिस्टेक हुई ये इसी एफिडेविट में हुई। अब आपको पता है रजनेश वर्सेस नेहा जो होता है ये आप सभी को फाइल करना पड़ता है। अब ये एफिडेविट ऐसा है कि जो आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज को बता रहा है। आप में से जितने लोगों ने ये एफिडेविट फाइल किया होगा वो सब लोग ये जानते हैं, यहां पर एक कॉलम होता है, क्या आप आयकर अदा करते हैं। तो इसमें आपको यस या नो लिखना होता है। अब यदि आप यस लिखते हैं तो आपको अपनी आईटीआर सबमिट करनी होती है 3 अलग अलग पीरियड्स की। अब यहां पर एक मिस्टेक जो कि सभी हस्बैंड कर रहे हैं, यहां पर अगर वो आयकर अदा नहीं भी करता है तब भी यस लिख देता है। और इन्होंने भी यहां पर यही गलती करी, इन्होंने भी यहां पर यस कर दिया। अब देखिए आयकर अदा करना और आईटीआर फाइल करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। आईटीआर फाइल करने का मतलब है आईटीआर तो आपकी 1 लाख की भी हो सकती है, 2 लाख की भी हो सकती है, लेकिन आप आयकर तो अदा नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि 2 लाख रुपए पर तो आपको किसी प्रकार का टैक्स देना नहीं है। आपका टैक्स जो है वो 5 लाख से ज्यादा की इनकम यदि होती है तब आप देते हैं। तो यदि आपने ये लिख दिया कि क्या आप आयकर अदा करते हैं और आपने लिख दिया यस, तो इसका मतलब हो गया कि आप टैक्स पे करते हैं, और टैक्स पे करने का मतलब हो गया कि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है। अब इस मामले में क्या था, हस्बैंड ने अपनी सैलरी दिखाई थी 12,500, लेकिन जहां पर एफिडेविट में पूछा जाता है कि क्या आप आयकर अदा करते हैं तो वहां पर उसने लिख दिया यस। अब कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या लिखा कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपकी सैलरी 12,500 है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप इनकम टैक्स पे करते हैं, जबकि सब जानते हैं कि जो इनकम टैक्स पे होता है वो 5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पे होता है। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है। और 5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा का मतलब हो गया 40,000 रुपए लगभग आपकी इनकम है, 40, 42, 45,000 रुपए प्रतिमाह आप कमाते हैं, और उसके आधार पर 12,000 रुपए इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया गया। अब कई लोग गलती क्या कर रहे हैं कि वो भरते तो आईटीआर हैं, लेकिन वो जो कॉलम होता है कि आप आयकर अदा करते हैं वहां पे यस लिख देते हैं। आईटीआर भरना एक अलग बात है। आप वहां पे देखिए आज के समय पे क्या चल रहा है कि जो रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट होता है इसका फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकाला, यस नो करके आगे सबमिट कर दिया। ये सबसे गलत तरीका है। सही तरीका यह है कि आपके पर्टिकुलर केस से रिलेवेंट आपका एफिडेविट ड्राफ्ट होना चाहिए। यह बात मैंने पर्सनली भी बहुत लोगों को कही, वीडियोज में भी पहले समझाई। अगर आपका पर्सनली एफिडेविट ड्राफ्ट होगा तो हम कम से कम उसे अपने हिसाब से ड्राफ्ट कर सकते हैं। यदि हम कहीं यस या नो लिख रहे हैं तो उसका जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी मामले में उन्हें यहां पे नो लिखना चाहिए था, क्या आप आयकर अदा करते हैं, नो, मैं केवल आईटीआर फाइल करता हूं और वो इतनी कम है कि वो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आती है। अगर ये जस्टिफिकेशन वहां प्रॉपरली होता तो ये ऑर्डर नहीं हो सकता था। अब आप इसमें कोर्ट को भी गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कोर्ट ने तो सही मीनिंग निकाला। क्या आप आयकर अदा करते हैं, आपने लिखा यस, तो यानी आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर हो गई। और मैंने देखा कि अधिकतर एफिडेविट में लोग ये गलतियां कर रहे हैं। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन वो आईटीआर फाइल करते हैं, आयकर नहीं देते, लेकिन इस पॉइंट में यस लिख देते हैं। तो अगर कोर्ट ने इस पॉइंट को पकड़ लिया तो फिर आप समझ लीजिए आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर तो उसी के आधार पर आपका मेंटेनेंस लगेगा, भले ही आपकी इनकम 10,000 रुपए हो। यहां पे यही हुआ, जजमेंट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, लोअर कोर्ट का जजमेंट है। और अब हम लोग इसकी अपील में जा रहे हैं, तो अब नए सिरे से इसकी अपील ड्राफ्ट की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि क्या जस्टिफिकेशन हम कोर्ट को इस बारे में दे सकते हैं, क्योंकि गलती तो उनके हैंड की है, ये तो क्लियर है। तो इसी प्रकार से आपके साथ भी हो सकता है, आपकी एक मिस्टेक आपके ऊपर इतना बर्डन डाल सकती है जितना आपने सोचा ना होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी और भविष्य में वो लोग ऐसी गलतियां नहीं करेंगे।
आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।